इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार ने सबको चौंका कर रख दिया है और यही वजह है कि अब कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के घेरे में एक तरफ कैप्टन भी हैं, एक तरफ हेड कोच भी हैं, तो दूसरी तरफ गेंदबाज और फील्डर भी हैं। क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ था जब एक टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 5 सेंचुरी लगाई थी और 5 सेंचुरी लगाने के बावजूद 835 रन कुल स्कोर बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया मैच हार जाती है और वो भी 5 विकेट से। अगर टीम इंडिया यहां पर मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाती 835 रन बनाकर, तो भी कोई गम नहीं होता। लेकिन 5 विकेटों की हार ने सबके कान खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई टीम इंडिया से जिसकी वजह से इतने शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी, इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। क्या गौतम गंभीर एज अ हेड कोच टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप हैं? क्या टेस्ट में अलग से हेड कोच रखना चाहिए? क्योंकि गौतम गंभीर की अभी तक जो टेस्ट का जो गौतम गंभीर का जो सफर रहा है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ जब टीम इंडिया यहां पर अपने होम ग्राउंड पर खेलती है तो क्लीन स्वीप हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो वहां पर टीम को हार का सामना करना पड़ता है। और अब इंग्लैंड में जबकि टीम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था, नए कैप्टन, नई टीम के साथ और नए हेड कोच के साथ, एक मर्तबा, ये पहली मर्तबा टीम इंडिया यहां पर नजर आई थी और इतिहास रचा। टीम इंडिया ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी का भी अगर मुकाबला इंग्लैंड के बल्लेबाजों से किया जाए तो वहां पर इंडिया पीछे। इंडिया ने स्कोर जरूर बनाया, लेकिन जिस तेजी के साथ स्कोर बनाना था या जितना स्कोर बनाना था वो इंग्लैंड के लिए कम था और दोनों पारियों में कम था। टीम इंडिया ने जहां 471 रन बनाए और 113 ओवर का सामना किया, लेकिन इंग्लैंड ने सिर्फ 100 ओवर में ही 465 रन बना दिए, यानी कि 13 ओवर का यहां पर भी डिफरेंस। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 364 रन बनाए, 96 ओवर का सामना किया, जबकि टारगेट को चेस करते हुए जब इंग्लैंड के पास 373 रनों का टारगेट था, 373 रन बनाने थे जीतने के लिए, और वो भी उनके लिए नामुमकिन नहीं रहा। और इस टारगेट को चेस करने के लिए उन्होंने सिर्फ 82 ओवर का इस्तेमाल किया और दूसरी पारी में 14 ओवर का गैप है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की और किस तरह से यहां पर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की है। यानी कि दोनों पारियों में टीम इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी तो की, लेकिन इंग्लैंड से शानदार बल्लेबाजी नहीं कर सकी। इंग्लैंड कम ओवर खेलकर ज्यादा रन बनाने में कामयाब रही और दूसरी पारी में जब 82 ओवर में इंग्लैंड ने 373 रन बनाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि चेस करते हुए इस तरह की परफॉर्मेंस करना अपने आप में बहुत बड़ा कमाल होता है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा दबाव होता है और उसके अलावा उस टारगेट के पीछे भी जाना होता है। और ऐसे में इंग्लैंड ने सिर्फ 5 विकेट गंवाए। पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट जरूर लिए, लेकिन दूसरी पारी में उन्हें और मोहम्मद सिराज को एक भी विकेट नहीं मिला। गेंदबाजी पर आप सवाल उठा सकते हैं, इंडिया की फील्डिंग पर सवाल उठा सकते हैं कि इतने सारे कैचेस छोड़े गए। टीम इंडिया के गेंदबाज 20 विकेट नहीं ले सके, इंग्लैंड के गेंदबाज 20 विकेट लेने में कामयाब हो गए। टीम इंडिया सिर्फ 15 ही विकेट लेने में कामयाब हो सकी। तो बल्लेबाजी में भी इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पीछे किया है, गेंदबाजी में भी पीछे कर दिया। जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला वो जलवा यहां पर इंडियन बल्लेबाज नहीं दिखा पाए। यहां पर साफ साफ ये दिख रहा है एक्सपीरियंस ना होने की वजह से टीम इंडिया ये मैच गंवा दिया, वरना 835 रन बनाने के बावजूद कौन सी टीम हारती है, और वो भी 5 विकेट से। आपके पास हेड कोच नए हैं, कैप्टन नए हैं, वाइस कैप्टन नए हैं, आपके खिलाड़ी नए हैं, और आप जो गेंदबाज लेकर गए हैं उनमें से ज्यादातर वो नए गेंदबाज हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जसप्रीत बुमराह हो, जडेजा हो, लेकिन ये दोनों पूरी तरह से वहां पर कारगर साबित नहीं हुए। टीम इंडिया का जब सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त काफी सवाल उठाए गए कि इंग्लैंड के दौरे पर जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ गया। उसके अलावा जब दूसरे खिलाड़ी सरफराज हों या अय्यर हों, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जब आपके पास सरफराज और अय्यर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं जिन्होंने पिछले मैचेस में अपने आप को साबित करके दिखाया, डोमेस्टिक में उनका शानदार प्रदर्शन है, तो आप ऐसे में उन्हें निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? और ये निगलेक्ट करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि इस पूरे मैच में आप अगर इंडियन बल्लेबाजी को देखें तो सिर्फ 4 बल्लेबाजों से ही टीम इंडिया खेल रही थी। 4 बल्लेबाज के अलावा कोई यहां पर चला नहीं है। पहली पारी में जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, केएल राहुल ने 42 रनों की पारी खेली, शुभमन गिल ने 147 रनों की पारी खेली और ऋषभ पंत ने 134 रन बनाने में कामयाब रहे। जबकि दूसरी पारी में एक मरतबा फिर से ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए और केएल राहुल ने यहां शतक जड़ा।
137 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन आप साई सुदर्शन की बात करें या करुण नायर की बात करें, दोनों फ्लॉप। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और जडेजा दोनों के बल्लों से रन नहीं आया। गेंदबाजी में भी दोनों उस तरह से इंपैक्टफुल नहीं रहे। तो आप सिर्फ 4 बल्लेबाजों से खेल रहे हैं और इंग्लैंड 8 बल्लेबाजों से खेल रहा है। यही वजह है कि इंग्लैंड के शुरुआती विकेट जब गिर जाते हैं तो उसके बाद उनके नीचे के बल्लेबाज और गेंदबाज भी रन बनाने में कामयाब होते हैं। पहली और दूसरी पारी में इन नीचे के बल्लेबाजों का अगर कंपैरिजन करें तो वहां पर भी इंग्लैंड इंडिया से काफी आगे है। पहली पारी में नायर से लेकर नीचे के बल्लेबाज 6 विकेट थी और उन 6 विकेट ने मिलकर सिर्फ 16 रन बनाए। आप अंदाजा लगाइए कि नायर, शार्दुल, जडेजा और इसके अलावा जितने गेंदबाज हैं इन तमाम ने मिलकर पहली पारी में सिर्फ 16 रन बनाए थे। जबकि इंग्लैंड की तरफ देख लीजिए, इंग्लैंड की तरफ ज्यादा सेंचुरी नहीं लगी, लेकिन जो भी बल्लेबाज आए उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। पहली पारी में जहां इंडिया के करुण नायर से लेकर नीचे के 6 बल्लेबाज सिर्फ 16 रन बनाते हैं, तो वहीं इंग्लैंड के सिर्फ 3 गेंदबाज टॉम, कार्स और बशीर मिलकर 34 रन बनाते हैं। यह पहली पारी की बात। तो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजों की बल्लेबाजी में भी डिफरेंस आया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। तो टीम बनाते वक्त इन तमाम चीजों का एक तो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हार इसको आप आसानी के साथ नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। ये पहला मैच था और पहले मैच की हार इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपैक्ट डालती है। लास्ट दिन में इंग्लैंड को 350 रन बनाने थे और वो 350 रन बना लेते हैं सिर्फ 5 विकेट खोकर। इसके बाद जहां अगला मैच होना है वहां पर भी इंग्लैंड का रिकॉर्ड है। 2022 में 378 रन वो चेस कर चुकी है, हाईएस्ट है इंडिया के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि अगला जो मैदान है वो टीम इंडिया के लिए आसान होने वाला है, यहाँ पर या वहां पर वहां बेनिफिट मिलने वाली है। फिलहाल जो भी टीम इंडिया है वो द बेस्ट है। आपने सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को चुनकर ले गए हैं। आपके चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, या आपके बेस्ट। लेकिन गेंदबाजों ने जिस तरह से यहाँ पर निराशाजनक वहां पर उनका प्रदर्शन रहा और जिस तरह से मायूस किया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन 4 बल्लेबाजों के अलावा 2 बल्लेबाजों पे भी आपको डिबेट करनी होगी। साई सुदर्शन जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं और छठे नंबर पे करुण नायर। ये दोनों बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप रहे और इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पे डिबेट था कि श्रेयस अय्यर और सरफराज खान को क्यों नेग्लेक्ट किया गया। विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, तो ऐसे में इन दोनों को रखना चाहिए था। कोच आपको फील्ड से बाहर एडवाइस दे सकता है, मशवरा दे सकता है, लेकिन उसकी भी अलग टेक्निक है, वो किस तरह से देगा वो भी मैटर करता है कि कौन सा कोच इन तमाम चीज़ों को समझने में कामयाब है नहीं है, फील्ड को समझने में कामयाब है नहीं है, वो अलग बात है। आप T20 में, ODI में और टेस्ट में, इन तीनों में बहुत फ़र्क होता है। आप T20 में कोचिंग कर रहे हैं, ODI में कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको कामयाबी मिल रही है, वो अलग बात है, लेकिन टेस्ट का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर टेस्ट में दूसरे कोच को रखना चाहिए, किसी स्पेशलिस्ट को रखना चाहिए? क्योंकि टेस्ट में अगर गौतम गंभीर के मुकाबले में दूसरे और इंडियन खिलाड़ियों को देखें तो उनसे काफ़ी आगे हैं और उनकी सर्विसेज ली जा सकती हैं, नेशन को देखते हुए, कंट्री को देखते हुए। या फिर आप हर फॉर्मेट में अलग अलग हेड कोच रख दें, ये भी एक हो सकता है। जो जिस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट है वहाँ पर आप रख सकते हैं, क्योंकि लगातार आप इसी तरह से अगर हारते जाएंगे टीम अच्छी होने के बावजूद भी, तो फिर सवालिया निशान उठेंगे और आपकी कोचिंग पे भी सवाल उठेगा और फील्डर पे तो उठना ही है। लेकिन चूंकि ये टीम नहीं है, कैप्टन नहीं है, इन्हें अभी सीखना है, तो ऐसे में इन पर ज़्यादा सवालिया निशान नहीं उठ सकते, क्योंकि आपने पूरी तरह से टीम को चेंज कर दिया, अचानक से चेंज कर दिया। 2 बड़े बल्लेबाज थे, दोनों चले गए। तो फील्ड में एक्सपीरियंस काम आता है। एटमॉस्फेयर जब सिचुएशन बिगड़ती है तो वहां पर एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन यहां पर उसकी कमी महसूस हुई। इंग्लैंड का रिकॉर्ड यह है कि टीम इंडिया हमेशा वहां पर मैचेस हारती रही है और काफी टफ मैचेस होते रहे। टीम इंडिया के अच्छे और बड़े बल्लेबाजों का बड़ा इम्तहान वहां पर लिया गया है। तो इंग्लैंड की टीम को हल्के में नहीं ले सकते और एक नई टीम बनाने के चक्कर में, नया ईरा शुरू करने के चक्कर में आप टीम को हार के दहाने पर नहीं छोड़ सकते। आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। आप अपनी पसंद नापसंद की वजह से किसी खिलाड़ी को बाहर कर देना, किसी खिलाड़ी को अंदर ले लेना और उससे टीम का नुकसान होना, ये बहुत बड़ा फैसला होता है। टीम इंडिया इंग्लैंड में अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो 2007 में लास्ट वो सीरीज जीती थी। इससे पहले 1986 में कपिल देव की कैप्टनसी में और उससे पहले 1971 में अजीत वाडेकर की कैप्टनसी में
टीम इंडिया ने सीरीज जीता था 2007 में राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में। लेकिन इसके अलावा कोई भी कैप्टन वहां सीरीज नहीं जीत सका है। श्रीनिवास हो, सुनील गावस्कर हो, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, सौरव गांगुली हो, महेंद्र सिंह धोनी 2 बार गए, विराट कोहली 2 बार गए, कोई भी सीरीज वहां नहीं जीत सका, मैच ड्रॉ करके आया। तो ऐसे में आपको अंदाजा है कि जब यहाँ पर इस तरह का रिकॉर्ड है, इस तरह के रिकॉर्ड हैं और टीम इंडिया को वहां परेशानी होती है, तो ऐसे में आपको तमाम चीज़ों से हटकर टीम को देखकर वहां पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना था। एक ही मैच में 2-2 नए खिलाड़ी आप खिला रहे हैं, दोनों को मौका दे रहे हैं। आपको कम से कम अय्यर या फिर सरफराज को टीम में तो रखना था, स्क्वाड में तो रखना था। आप एक एक करके उनको खिला सकते थे जहां पर उनकी ज़रूरत हो सकती थी। और टीम इंडिया अगर पहला मैच हारी है तो गेंदबाज तो वहां पर जिम्मेदार है ही, लेकिन गेंदबाजी के अलावा एक्सपीरियंस भी पूरी तरह से जिम्मेदार है और टीम मैनेजमेंट का पूरा एटमॉस्फेयर वो भी जिम्मेदार है। यहां पर एक बात बिल्कुल सही है कि टीम इंडिया ने फाइट किया, लेकिन फाइट सिर्फ बल्लेबाजों ने किया है, गेंदबाजों ने और फील्डर ने नहीं किया। तो टीम इंडिया के फाइट पे उनको सलामी है। टीम इंडिया लड़ी है, लड़कर हारी है, लेकिन ये सिर्फ मैच तक की बात रहती है, 1-2 दिनों की बात रहती है कि टीम इंडिया लड़कर हारी। लेकिन आखिर में जब सीरीज का फैसला होता है तो ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाती हैं वहां पर कि आप सीरीज हार गए या आप सीरीज जीत गए, उसके अलावा और किसी चीज़ पे बात नहीं होती है। और उसी को 1 से 2 साल आगे जब सीरीज होती है, 5 साल बाद, 3 साल बाद, तो उसको दोहराया जाता है कि यहाँ पर सीरीज जीते हैं, इस सीरीज हारे। वो बात अच्छी है कि टीम इंडिया लड़कर हार रही है, क्योंकि इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कमज़ोर थी और इंग्लैंड के जो बड़े गेंदबाज हैं वो अभी इंजर्ड हैं, उनको भी आना है। अगले मैच में शायद जोफ्रा आर्चर भी आ जाए। लेकिन अभी टीम इंडिया के पास जो गेंदबाज है वो टीम इंडिया के बेहतरीन अव्वल नंबर के गेंदबाज हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस पे हैं। अगर ये फ्लॉप होते हैं तो फिर कौन चलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। पहला टेस्ट था, इमोशन थे, जज्बात थे, टीम इंडिया ने रिकॉर्ड बनाए, 4 बल्लेबाजों ने 5 सेंचुरी बनाई, 835 रन का स्कोर बना और उसके बावजूद भी टीम इंडिया लास्ट मोमेंट पर हार गई। मैच ड्रॉ हो जाता तो इसमें कोई बात नहीं थी। 1-2 मोमेंट आए छोटे छोटे, लेकिन बहुत जल्दी वो निकल गए और उससे मैच नहीं जीत पाएंगे। 20 विकेट गेंदबाजों को लेनी पड़ेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।